हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, इंडिया एंड जापान बैक इन न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट। ये जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले एक इशू क्रिएट हुआ था। 2019 में इंडिया और जापान ने मिल करके टुगेदर ये डिसीजन लिया था कि हम श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप करेंगे, लेकिन बाद में श्रीलंका ने इस चीज से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने बोला कि वहां पर जो लेबर यूनियन है वो इस चीज का प्रोटेस्ट कर रही हैं कि अगर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने में तो लेबर यूनियन हमारे यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करेंगी। इस चीज को लेकर के वो विरोध कर रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका गवर्नमेंट ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब श्रीलंका गवर्नमेंट ने खुद एक नया स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने बोला है कि कोलंबो पोर्ट का जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको इंडिया और जापान मिलकर के डेवलप करेंगे। हालांकि देखो, ये जो स्टेटमेंट आया है उसके इंडिया गवर्नमेंट और जो जापान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाले थे अडानी ग्रुप, वो ही डेवलप करेंगे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हो सकता है कि अडानी ग्रुप से उनकी पर्सनली बात हुई हो, पर्सनली उनके कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। देखो, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो कोई नई नहीं है। लगभग 2500 साल पुराने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल, लिंग्विस्टिक काफ़ी सिमिलरिटीज हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका जब सिविल वॉर में फंसा हुआ था उस समय इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी हेल्प की थी। मतलब वहाँ पर जब लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तरीके से फैल रहा था तो उस समय वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने में इंडिया की जो सेना है उसने काफ़ी हेल्प की थी। और 2009 में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल था। लिट्टे इसलिए वहाँ विरोध कर रहा था क्योंकि जो श्रीलंका है उसमें सिंगलीज मेजोरिटी में है और तमिल माइनॉरिटी में है। तमिल जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से एट्रोसिटीज, वायलेंस होती थी। तो ये चाहते थे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, जिसको तमिल मेजोरिटी वाला जो रीजन है, उसको एक अलग से स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन इस चीज को लेकर के जो श्रीलंका गवर्नमेंट है वो इस चीज का विरोध कर रही थी और वो ये जो विरोध चल रहा था लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। तो इंडिया ने काफी हेल्प की है। अभी हाल फिलहाल में अगर कोविड-19 पेंडेमिक के समय अगर हम देखें तो इंडिया ने वैक्सीन की सहायता पहुंचा करके, मेडिसिन की सहायता पहुंचा करके, पीपीई किट और भी बहुत सारी सुविधाएं दी हैं श्रीलंका। और ना सिर्फ श्रीलंका को बल्कि अपने सभी पड़ोसी जो नेबर कंट्रीज हैं उन सबको इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, 4.34 लाख सीनियर गेट वैक्सीनेटेड। देखो, वैक्सीन का सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है और सेकेंड फेज में जो 60 प्लस एज के लोग और 45 प्लस एज के लोग जिनको कई बीमारियां हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो जो सीनियर लोग हैं उनमें से 4.34 लाख जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन मिल गया है। अगर हम टोटल अभी तक बात करें तो हमारे इंडिया में मंगलवार तक 1.54 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो अब तक दी जा चुकी हैं, जिसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगभग 67 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 26 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। और 60 प्लस एज के लोग जिनको दी जानी थी उसमें 4,34,981 लोगों को बेनिफिशियरीज दिया गया है। और 45 प्लस एज के लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं वो लगभग 60,000 लोग को अभी तक वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से रिलेटेड। देखो, अभी हमारे इंडिया में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ और उसमें जो जियो है, रिलायंस जियो, वो टॉप बिडर साबित हुआ। रिलायंस जियो ने 488.35 मेगाहर्ट्ज का मतलब स्पेक्ट्रम को खरीदा और इसके लिए अमाउंट पे किया है 57,000, लगभग 57,000
करोड़ रुपए। भारतीय एयरटेल ने 355.45 मेगाहर्ट्ज का बैंड को खरीदा और उन्होंने इसके लिए पे किया है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। वोडाफोन आइडिया जो है उन्होंने 11.80 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा है और 19,993.40 करोड़ रुपए इसके लिए पे किए हैं। देखो, स्पेक्ट्रम जो है हम डेली यूज़ में जो भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, उन सब के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा रूप होता है। मतलब जिस वेव की जितनी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है वो वेव उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन चीज़ का हम यूज़ करते हैं क्योंकि जिस वेव की लंबाई लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। और इससे क्या होता है कि ये जो वेव है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इससे डिक्लेयर होता है कि वो एनर्जी को उतनी ही दूरी तक लेकर के जाएगी। ठीक है। जो ये रेडियो वेव स्पेक्ट्रम होती हैं, इनकी जो वेव होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और इसीलिए इनका जो यूज है वो टेलीकॉम सेक्टर में किया जाता है। तो इनका यूज जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो स्पेक्ट्रम है इसको यूज़ किया जाता है और गवर्नमेंट इसको सेल करती है, ऑक्शन लगाती है और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट न्यूज, कुछ डाटा यहाँ पर दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जनवरी 2021 से रिलेटेड कुछ डाटा है, स्पेशली लोन से रिलेटेड। ये बोला गया है अगर पिछले डेकेड की बात करें, मतलब दशकों की अगर बात की जाए, तो पर्सनल लोन ग्रोथ में काफ़ी लो देखने को मिला है। मतलब काफ़ी कम लोगों को लोन की सुविधा मिल पाई है। पिछले 10 सालों में सबसे कम देखने को मिला है। यहाँ पर एक एक अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं और उनमें लोन की क्या व्यवस्था रही उसके बारे में बताया गया है। नॉन फूड क्रेडिट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ नॉन फूड बैंक क्रेडिट की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जनवरी 2021 में काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है और 5.7% जो लोन मिलता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया जाता है, किसके लिए, ग्रेन प्रोक्योरमेंट के लिए, उसमें काफ़ी कमी आई है। अगस्त 2017 से अगर हम बात करें तो सेकंड लोवेस्ट ये है। लार्ज इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया जाता है वो भी पिछले सालों की अगर तुलना में बात करें तो 2.5% की कमी आई है। पर्सनल लोन की बात करें तो 9.1% तक की कमी आई है और ग्रोथ इन व्हीकल लोन्स की भी बात करें तो 7.1% की कमी आई है। तो ये जो सारे जो लोन हैं उनमें देखो पिछले समय की तुलना में अगर देखा जाए तो रेगुलर कमी आती जा रही है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, इन सब में। लेकिन एकमात्र ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। 9.9% उसमें एक्सपेंड हुआ है और मार्च 2017 से अगर कंपैरिजन करें तो सबसे हाईएस्ट ये लोन सेक्टर देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर में एक इंक्रीज इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो माइग्रेशन जो लोग हैं को लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेशन है वो रिवर्स हो गया था और उसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो हमारे बहुत सारे स्टेट हैं उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं और एक ऐसा ही स्टेट है आसाम। वहाँ पर जो पार्टीज हैं वो अपना अपना प्रचार कर रही हैं। देखो ये सारी बातें जो चुनावी मुद्दे हैं कि कौन कितना डिक्लेयर कर रहा है कि ये दे देंगे, इतनी जॉब दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि CAA एक टर्म है वो न्यूज़ में आई है। इससे रिलेटेड कांग्रेस ने बोला है कि CAA के लिए वो काम करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है CAA, 2019 में ये आया था। इसमें कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन जो देशों में रिलीजन के आधार पर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी जो वहाँ पर माइनॉरिटी में है, कौन से तीन नेशन की बात की गई है और वहाँ पर 6 माइनॉरिटीज़ की बात की गई है।
अगर ये 6 माइनॉरिटी वाले लोग इंडिया में माइग्रेट होकर के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी वायलेंस को फेस कर रहे हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप इनको दी जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो नॉन मुस्लिम इमाइग्रेंट्स के लिए बनाया गया है, स्पेशली हमारे इंडिया के 3 मुस्लिम मेजॉरिटी नेबर्स के लिए। उनमें से अगर ये लोग आते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अब सिटीजनशिप की बात ही हुई है तो हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट करने का काम करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो बर्थ, अगर इंडिया में बर्थ होता है तो उसके द्वारा, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, मतलब किसी टेरिटरी को इंडिया ने अपने अक्वायर कर लिया तो इनके तहत इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसको रेगुलेट करता है। तो जो इलीगल लोग इंडिया में आ रहे थे उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। इसमें ये बोला गया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 6 माइनॉरिटी के जो लोग हैं हमारे 3 पड़ोसी देशों से अगर इंडिया में आ गए तो उनको बिना अगर किसी वैलिड, मतलब उनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज हमारे सीजीआई से रिलेटेड है। सीजीआई को जो वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोला है कि आपको अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? सीजीआई जो ऐसे बोबड़े हैं उन्होंने अभी कुछ केस की सुनवाई करते हुए ये बोला कि एक माइनर के साथ में रेप हुआ था, तो जो अक्यूज्ड था उसको ये बोला कि आप उससे मैरी करने के लिए विलिंग, मतलब आप उससे अगर आपको शादी करना चाहते हैं, एक तरीके से उनमें सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरे केस में जो कोर्ट है उसने सेम तरीके से रेप केस ही था और उसमें जो मैन अक्यूज था जिसने अपने फॉर्मर पार्टनर के साथ में रेप किया था, उसमें भी जस्टिस बोबडे ने कुछ कमेंट किया था। तो एक तरीके से जो जस्टिस बोबडे हैं हमारे सीजीआई हैं, उनके खिलाफ में जो वीमेन राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर वीमेन से शादी हो जाती है तो कोई रेप करने का एक तरीके से आपको मार्क नहीं मिल जाता है। तो ऐसे अगर सीजीआई ऐसे मार्क, ऐसे कमेंट पास करेंगे तो हम वीमेन के लिए जो एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि वीमेन को मैन के बराबर इक्वलिटी में खड़े होने का जो दर्जा देने की बात की जा रही है वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जुडिशरी तो कभी भी इन्फ्लुएंस होकर के काम नहीं करती है ना। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में काम करती है और अगर उसी के हेड इस तरीके के कमेंट पास करेंगे तो ये तो जो हम एक राइट लेकर के, जो एक आइडिया विजन लेकर के हम चल रहे हैं उसको हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विमेन राइट्स एक्टिविस्ट सीजीआई को रेजिग्नेशन के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आसाम से रिलेटेड है। आसाम में मानस नेशनल पार्क है और वहां पर हिमालयन शेरों को देखने को मिला है। तो एक तरीके से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो हिमालयन मैमल है ना, क्या नाम है, हिमालयन शेरों, ये गोट और एंटीलोप का बीच है, मतलब दोनों का मिक्स वर्जन है और ये स्पेशली आसाम में देखने को मिला है। तो आसाम का जो मानस नेशनल पार्क है उसकी तरीके से, एक तरीके से अगर उसकी हेल्थ की बात की जाए ना तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। हिमालयन शेरों जो है वो हमारे इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में मिलता है बल्कि पूरे एशिया में ये मिलता है हिमालयन शेरों, और 2000 से 4000 मीटर सी लेवल से ऊपर इतनी ऊंचाई तक ये मिलता है। हिमालयन शेरों की अगर बात की जाए तो ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न हिमालय में मिलता है, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन जो है या जिसको तिब्बत हिमालयन रीजन भी बोला जाता है उस एरिया में इसकी पहुंच नहीं है। अब ये ट्रांस हिमालयन रीजन कौन सा है? हमारा जो ग्रेट हिमालयन है ना उसके नॉर्थ में जहां पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन रेंज पाई जाती हैं वो है ट्रांस हिमालयन रीजन। वहां पर ये हिमालयन शेरों नहीं पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क की बात की गई है इस आर्टिकल में। मानस नेशनल पार्क असम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, एलिफेंट रिजर्व के रूप में, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये डेजिग्नेटेड है। ठीक है, और भूटान का जो रॉयल नेशनल पार्क है वो एक दूसरे से, मतलब आसाम का नेशनल पार्क, आसाम का मानस नेशनल पार्क और भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क, दोनों एक दूसरे से संलग्न है, मतलब मिलते जुलते हैं।
ठीक है। ये जो मानस नेशनल पार्क है असम का, वो अपनी वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ और भी बर्ड हैं, जैसे आसाम का एक और पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, उसमें 118 साल के बाद में कलरफुल मंडेरियन डक को देखा गया है। 118 साल बाद में ये डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और आसाम में है ये। नॉर्थ की अगर इस नेशनल पार्क के नॉर्थ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर बहती है, और दक्षिण की अगर साउथ की बात करें तो डिब्रू रिवर बहती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल से हमारे इंडिया में कुछ न्यू लाइट मशीन गन्स आएंगी और जो हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं उनको ये जो हमारी आर्मी के फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं उनको ये मशीन गन्स दी जाएंगी ताकि हमारी सिक्योरिटी को और अच्छे से डिस्कस किया जा सके। एनआईए ने कुछ जांच हासिल की है। एनआईए मुर्शिदाबाद जो ब्लास्ट केस है उसकी जांच करेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, 2008 में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, LSTV लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब संसद टीवी के रूप में इसको बना दिया गया है। इसके जो CEO हैं वो रवि कपूर को बना दिया गया है। वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। 1 साल या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले होगा उतने समय तक इनके जो कार्यकाल है उसको डिसाइड किया गया है। देखो, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को रिप्लेस करने की काफी समय से बात चल रही थी, इसीलिए 2019 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने एक कमेटी को गठित किया था। प्रसार भारती चेयरमैन सूर्य प्रकाश के हेडशिप में एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अब 3 डिफरेंट सब कमेटी काम कर रही हैं, वो इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और ये काम कर रही हैं कि दोनों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी में जो भी टेक्निकल और मैन पावर रिसोर्सेज हैं उन दोनों को एक जगह इंटीग्रेट किया जा सके और फाइनल रूप में काम शुरू हो सके। देखो, लोकसभा टीवी की अगर हम बात करें तो 2006 में उस समय जो लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था और राज्यसभा टीवी 2011 में लॉन्च हुई थी। यहां पर हमने बात की कि जो ये नई टीवी चैनल बन रहा है संसद टीवी, वो बनाया गया है एक चेयरमैन, एक कमेटी गठित हुई थी सूर्य प्रकाश कमेटी। वो प्रसार भारती के फॉर्मर चेयरमैन थे। तो प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती को 1997 में गठित किया गया था और ये स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्या होता है? जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है वो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46 सेशन चल रहा था और इसमें ये रिप्लाई देने का काम किया है इंडिया के डिप्लोमेट्स ने। उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान है ना वो टेररिस्ट को पेंशन देता है और पाकिस्तान को जो अपने पर्सनल इशू हैं उनकी कोशिश करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए और ना पाकिस्तान को और ना ही OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को कोई हक है कि इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके ऊपर वो कोई स्टेटमेंट पास करें। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद में जो वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जैसे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, उनकी जो संख्या है वो कैसे ड्रेस्टिकली श्रंक हुई है, तो उस पर ध्यान फोकस करना चाहिए, ना कि इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म आई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी वॉइस के रूप में रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके 57 मेंबर हैं। 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था और
इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में आपको बताना है। इसकी जो 57 मेंबर है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 मेंबर्स में, ऐसा नहीं है कि सभी जो देश वही हैं जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके मेंबर हैं या फिर ऑब्जर्वर स्टेटस उनको मिला हुआ है। इसके जो 56 मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी हैं, लेकिन एक देश फिलिस्तीन की अगर बात करें वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर है। ये हमें ध्यान में रखना है। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया से उसके क्या संबंध है, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।